दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर तहे दिल से। दोस्तों आज है 1 जनवरी 2022। दोस्तों आप सभी के लिए भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। जो भी बच्चे एयरफोर्स का पेपर दे रहे हैं उन सारे बच्चों का सिलेक्शन होना ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही मेरी भगवान से आप सभी के लिए कामना है, इच्छा है। तो दोस्तों आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों वैद्युत फ्लक्स अपने आप में ये जो टॉपिक है गॉस थ्योरम कह सकते हैं। ये जो टॉपिक है फ्लक्स गॉस थ्योरम जो भी चीजें हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एयरफोर्स हो, नेवी हो, आपका एनडीए का एग्जाम हो, यहां तक कि आपका मैं बताऊं दोस्तों हर एग्जाम चाहे वो मेडिकल हो, जेई हो, सभी में इस टाइप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन सीडीएस के पेपर में भी तक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी कि इसकी मैथमेटिक्स बच्चों को समझ में ही नहीं आती है। इसकी मैथमेटिक्स जबकि बहुत ईजी है और पूरा कंसेप्ट विथ मैथमेटिक्स मैं आपको एक एक चीज एकदम क्लियर करा के दूंगा। बस दोस्तों आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा लाइक कर देना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट पार्ट में डिवाइड कर देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। टॉपिक का नाम है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत प्लस वैद्युत फ्लक्स। दोस्तों वैद्युत फ्लक्स क्या है ध्यान से समझिएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या है तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इसके आपने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं, उसी से चीजें आपकी क्लियर होंगी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा है फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। फाई ई बराबर होता है दोस्तों ई डॉट ए। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है और ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर कुछ ऐसा पढ़ा है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट जैसा। दोस्तों बाउंड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। दोस्तों मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपने पढ़े हैं क्योंकि आप 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, ये बात आपको भी पता है और आपने भी बोर्ड का पेपर दिया होगा, ये बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको लगाना नहीं आता है। अगर आपको एक बार लगाना आ जाए तो दोस्तों यकीन मानिए इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज विद एनिमेशन समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चनों को। फाई ई बराबर ई डॉट ए, फाई ई बराबर बाउंड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बद्ध आवेश। समझिए सबसे पहले फ्लक्स के बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी नंबर ऑफ गिनती में कितनी लाइनें, गिनती है नंबर ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी गिवन एरिया। मींस वैद्युत फ्लक्स होता है किसी दिए गए क्षेत्रफल से, सॉरी किसी दिए गए सरफेस से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, इसी को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ये एरिया है, ये एरिया ए है, एक सरफेस है जिसका एरिया कितना है ए है। बताइए दोस्तों अगर इससे होकर लाइनें पास हों, यहां पे समझिए इससे होकर लाइनें पास हों, इस सरफेस से होते हुए लाइनें अगर पास हो रही हैं, जैसे ये है आपका एक सरफेस है, ये गिवन है एक सरफेस, एक एरिया, इस एरिया से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, इस एरिया से, देखिए ये सरफेस, इस एरिया से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, गिनती देख लो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स सिंपल भाषा में।
दोस्तों इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एक नंबर है, नंबर की कोई दिशा नहीं होती। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया, यानी यह अदिश राशि है। लिख लीजिएगा, ये अदिश राशि है। नंबर ऑफ लाइन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब जरा हम ये समझते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई जो है वो ई डॉट ए कैसे हुआ है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम इस फॉर्मूले को समझेंगे, फिर दोनों को रिलेट करेंगे और हम फिर समझेंगे गॉस थ्योरम होता क्या है। ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों यहां पर स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, आखिर में ये फॉर्मूला बना कैसे, जरा समझिए। आप खुद सोचिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। कैसे, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, सपोज करिए ये कोई सरफेस है, सपोज करिए ये कोई सरफेस है। इसी तरीके का एक और सरफेस हम ले लेते हैं, दो सरफेस ले लेते हैं। एज्यूम करिए हमारे पास अभी एक ही है, तो यहां पर मैं इसी तरीके का इसी एरिया का दूसरा सरफेस ले लेता हूं। अब आप बताइए, इस एरिया से अगर 10 लाइनें पास हो रही हैं और इस एरिया से, सेम एरिया से 4 लाइनें पास हो रही हैं, तो फ्लक्स कहां ज्यादा है? सीधी सी बात है, दिए गए एरिया से दोनों जगह एरिया सेम है और इसमें नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लक्स की मात्रा यहां ज्यादा है, नंबर ऑफ लाइन की वैल्यू ज्यादा है, मतलब फ्लक्स ज्यादा है, सिंपल भाषा में। लेकिन अगर मैं एक प्लेट ये ले लूं, ध्यान से समझिएगा, एक प्लेट ए ले लूं और एक प्लेट में ले लूं दोस्तों बी, ये प्लेट बी। इस प्लेट से ध्यान से समझिएगा, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ऐसे समझिए, दो प्लेट ले लिया, प्लेट 1 प्लेट 2, दो प्लेट ले लिया, इसका एरिया ए है, इसका एरिया मान लीजिए 2a है। अगर दोस्तों इससे नंबर ऑफ लाइनें जो पास हो रही हैं, ध्यान से समझिएगा, इससे नंबर ऑफ जो लाइनें पास हो रही हैं, और दोस्तों इससे जो नंबर ऑफ लाइनें पास हो रही हैं, ध्यान से समझिएगा, इससे जो नंबर ऑफ लाइनें पास हो रही हैं, इसका एरिया आपका 2a है। यहां बना देता हूं मैं, देखिए देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये एरिया ए से 3 लाइन पास हो रही है, 3 लाइन पास हो रही है, और यहां पर एरिया 2a से 6 लाइन पास हो रही है। तो फ्लक्स कहां ज्यादा है? तो सिंपल सी बात है, दोनों जगह का एरिया सेम देखेंगे, फिर नंबर ऑफ लाइन देखेंगे हम। तो यहां का एरिया ए है, यहां एरिया ए पर 3 लाइन है, यहां 2 एरिया पर 6 है, तो एक एरिया पर, यानी ए एरिया पर, यूनिट एरिया पर, एकांक के क्षेत्रफल पर कितना आएगा? 6/2, यानी आएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहां एरिया ज्यादा है, उसके बाद भी दोनों जगह का फ्लक्स क्या है? सेम है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो यहां पर हमें एक पॉइंट समझ में आया। क्या समझ में आया? ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा, मैं पॉइंट भी बनाता चल रहा हूं। हमको ये समझ में आ गया कि अगर एरिया ज्यादा होगा, खुद सोचिए आप, सपोज करिए यहां से 100 लाइनें जा रही हैं, समझिएगा बात को, यहां से इस सरफेस से होते हुए 100 लाइनें, मतलब 100 लाइनें इधर से आ रही हैं। 100 लाइनों में से 50 लाइनें इसको, सरफेस को हिट करिए, आप ऐसे समझने की कोशिश करिए। 50 लाइनें हिट करी तो फ्लक्स 50 ही कहा जाएगा, 100 नहीं कहा जाएगा। लेकिन आप सोचिए, अगर इसका एरिया बढ़ा के डबल कर लिया जाए, तो अगर जितना एरिया, ये वाला एरिया 50 लाइनों को कवर कर रहा है, तो इसका डबल एरिया 100 लाइनों को कवर करेगा। तो दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है, बात समझ में आ गई कि एरिया अगर ज्यादा होगा तो फ्लक्स की मात्रा भी ज्यादा आएगी। इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये पॉइंट एकदम समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट समझिएगा, दोनों जगह का एरिया सेम है, समझिएगा, दोनों जगह का, दो प्लेट ले लिया मैंने, एक प्लेट 1 और एक है आपका प्लेट 2, दोनों जगह का एरिया सेम कर लिया।
और दोस्तों यहां से जो लाइनें पास, सुनिएगा, यहां से जो वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगे, अगर यहां पर हम वैद्युत क्षेत्र दिखा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहां पर जो लाइनें आएंगी दोस्तों वो बहुत पास पास आएंगी। अगर क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, मैंने आपको बताया था लाइनें जहां पास पास होती है वहां क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। अभी ए ले लो एक पॉइंट और एक पॉइंट बी ले लो, तो क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां ज्यादा होती है, यहां पर ज्यादा होती है, क्लोजर लाइन है। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि अगर यहां पर क्षेत्र की तीव्रता 10 है, यानी फील्ड की जो ताकत है 10 न्यूटन पर कूलम है सपोज करिए, और यहां पर जो क्षेत्र लाइनें आ रही हैं यहां पर क्षेत्र की जो ताकत है दोस्तों वो 5 न्यूटन पर कूलम है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है, जिसका फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q, तभी तो मैं लिख रहा हूं न्यूटन पर कूलम यहां पर। तो दोस्तों यहां पर क्षेत्र की तीव्रता कम है इसलिए लाइनें दूर दूर होंगी, इसका मतलब यह हुआ उतनी ही एरिया से यहां के कंपैरिजन में, ध्यान से समझिएगा, उतनी ही एरिया से, दोनों जगह का एरिया सेम है, उतनी ही एरिया से यहां पर दोस्तों फ्लक्स की जो संख्या है सीधी सी बात है दोस्तों आधी हो जाएगी। इस बार एरिया सेम है लेकिन जो लाइनें पास हो रही है यहां पर क्लोजनेस ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा लाइनें एक साथ आएंगी, यानी इतने एरिया से, अगर इतने एरिया से सपोज करिए 8 लाइनें आ रही हैं तो इतने एरिया से कितनी लाइनें आएंगी, 4 लाइनें आएंगी, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों यहां पर मैं यहां पे दिखा देता हूं 8 लाइनें और यहां पर 4 लाइनें, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात ये भी समझ में आ गई होगी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दोस्तों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी समानुपाती होता है, ये सेकंड पॉइंट। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो दोस्तों मुझे मिलेगा E A मिलेगा, समझ पा रहे होंगे आप। अब दोस्तों आप कई तरीके से सोच समझ सकते हैं इस पॉइंट को कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के, यानी ये जो समानुपाती है इसको हटा के क्या लगाया जाए, तो मैं यहां पर लगाऊंगा E A और इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं लगाने जा रहा हूं cos थीटा, यानी जो फ्लक्स है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि वैद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण का कॉस वैल्यू, साइन वैल्यू क्यों नहीं, ध्यान से समझिएगा, क्यों साइन वैल्यू नहीं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये आपके पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो चीज हम शो करते हैं ये कहलाता है इसका नॉर्मल, अभिलंब, यानी इस तल के लंबवत ये अभिलंब कहलाएगा इसका, यानी अभिलंब और तल के बीच का कोण कितना होता है दोस्तों, 90 होता है, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा, दोस्तों मैं ये कह रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपका एरिया वेक्टर। अगर दोस्तों मैं इसको, इस सरफेस को रोटेट करता हूं तो एरिया वेक्टर भी रोटेट होगा, अगर मैं इस सरफेस को रोटेट करता हूं दोस्तों तो एरिया वेक्टर भी रोटेट होगा। अब आप देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहां पर बना दे, यहां पर ये समझिएगा, ये इसका एरिया वेक्टर, मैं यहां नीचे पकड़ लेता हूं इसे, आप समझने की कोशिश करिएगा, डायरेक्शन तो इधर ही जाना है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों जरा आप खुद सोचिए, खुद सोचिए आप कि अगर मैं इसको लाइनें दिखा, लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर बना देता हूं दोस्तों, बताइए दोनों के बीच एंगल कितना है, दोनों पैरेलल है ना, ई वेक्टर, ई डायरेक्शन इधर चला गया दोस्तों और आपका ये एरिया वेक्टर भी इधर चला गया, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया दोस्तों, सिंपल सी बात है, दोनों के बीच दोस्तों जो एंगल हुआ वो 0 डिग्री हुआ, और जब एंगल 0 डिग्री हो रहा है तो भैया लाइनें सरफेस से प्रॉपर तरीके से पास हो रही हैं, ये भी बात समझ में आनी चाहिए, यानी इस केस में फ्लक्स अधिकतम होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अधिकतम, आप जरा खुद सोचिए, खुद सोचिए। अगर मैं अब, अच्छा एक चीज और, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। जरा मुझे आप ये बताइए, ये जो प्लेन है, जो तल है, सरफेस है, ये पृष्ठ जो है, पृष्ठ जरा मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, क्या 90 बना रहा है, देखो ये प्लेन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए एंगल दिख रहा है आपको 90 डिग्री, यानी जब प्लेन फील्ड के साथ 90 बनाता है तो एरिया वेक्टर कितना बनाता है, 0,
और 0 90 एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं, यानी दोनों का सम 90 होता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, बात को समझो। मैं ये कह रहा हूं एरिया वेक्टर और प्लेन दोनों इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। मतलब कोट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, कोटि पूरक कहते हैं हिंदी में। सम 90 हो तो बताइए, एक 0 बना रहा है प्लेन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और एक 90 बना रहा है। 0 90 एक दूसरे के क्या होते हैं, कोटि पूरक होते हैं। समझ में आ गई होगी बात। अब आप जरा मुझे ये बताइए कि अगर इस ध्यान समझिएगा, अगर मैं ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस प्लेन को ऐसे रोटेट कर देता हूं तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है इस समय आप समझ गए होंगे। ये एरिया वेक्टर इस बार नीचे चला गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच एंगल 90 हो गया। अब आप जरा बताइए, क्या इस ये जो सरफेस था, ये जो आपका सरफेस है, ये जो सरफेस है, पहले तो लाइनें पास हो रही थी ऐसे में तो कोई लाइन ही नहीं इंटरफेयर करेगी ना। जरा आप सोचिए, तो फ्लक्स का मान कितना हो गया, 0, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया था वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया गिवन एरिया, दिए गए क्षेत्रफल से दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो जब देखिए दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 हो गया, मतलब क्षेत्रफल सदिश, ये क्या है, ये जो अभिलंब है इस तल पर, ये इसी का क्षेत्रफल सदिश दिखा रहा है, और ये है आपका क्या दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि अगर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल चेंज करोगे तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उस पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी बदलेगी। यानी अगर आप एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल चेंज करोगे तो नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एरिया चेंज हो जाएगा। इस अब सवाल ये कि कॉस क्यों लिया, जरा आप सोचो, जब ई और ए के बीच, अभी मैंने बताया था, वीडियो को बैक करके देखिए, अभी मैंने, अगर आपको समझ में नहीं आया तो जरूर वीडियो को बैक करके देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 100% समझ, और एक बार दोस्तों समझ में आ गया तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान से समझिएगा। तो ई ए कॉस थीटा यहां पर है। अब देखिए थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है +1, और अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेता हूं तो कॉस 90 कितना मिलता है मुझे, ये मिलता है 0। अब आप दोस्तों खुद सोचिए, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान जो होता है कॉस का, दोस्तों ग्राफ से समझ सकते हो, आप सब मैथ के स्टूडेंट हो। ये हमारा जो है 90 डिग्री पर ये 0 होता है और 0 डिग्री पर वैल्यू होती है +1। दोस्तों 180 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो होती है -1, और यहां पर ये देखिए 360 डिग्री, एक साइकिल कंप्लीट, इस पर वैल्यू होती है आपकी +1। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कुछ लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यहां पर कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो रही है, कॉस की जो न्यूनतम मान है वो -1 है, ग्राफ में देखें तो ये कम, फिर 0 है, फिर +1 है। जबकि हम कह रहे हैं जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मिनिमम होगा वो 0 होगा, और किस केस में होगा, वो भी किस केस में, थीटा जब 90 हो। यानी जो कोण है क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है, अगर वो 90 है तो फ्लक्स मिनिमम होगा, और वो भी कितना होगा, 0 होगा। ये सब क्वेश्चन है, इनको समझिए। आप क्वेश्चंस कितना ही लगा ले, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नए नए क्वेश्चन हिट नहीं कर पाओगे। ध्यान से समझिएगा, फाई ई मीन 0 हो गया, और इस 0 डिग्री पर हम फ्लक्स फाई ई जो है उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर कॉस की वैल्यू, जरा आप खुद सोचो, जरा कॉस की वैल्यू ध्यान से समझिएगा, कॉस की वैल्यू अगर मैं +1 ले लूं तो फ्लक्स मैक्सिमम कितना होगा, E इंटू ए हो जाएगा। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर थीटा अगर 180 ले लें, ये चीज समझिए, ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, थीटा 180 ले लें, ध्यान से समझिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर और कॉस 180 यूज करोगे क्या निकालने के लिए, वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए, और ऐसे में ये आएगा माइनस का ई आएगा, ई ए आएगा। तो दोस्तों फाई ई जो आया हमारा माइनस का ई है। अब दिमाग में ये आएगा कि ये छोटी वैल्यू है कि ये छोटी वैल्यू है, तो ज्यादातर लोग तो ये आंसर देंगे, लेकिन छोटी वैल्यू यही है, ये अब भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये अब भी अधिकतम मान है, नंबर ऑफ लाइन अब भी उतनी रहेगी जितनी इस केस में, समझने की कोशिश करिए। फिर ये माइनस क्यों आया, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट,
ये सरफेस दोस्तों, ये सरफेस आपका, ये इसका एरिया वेक्टर, ये इसका क्षेत्रफल सदिश। देखिए दोस्तों, ये इसका क्षेत्रफल सदिश, ध्यान से समझिएगा। अब मुझे आप ये बताइए, अगर मैं एरिया वेक्टर, ये है आपका इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी मैंने इधर दिखाया और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया 0। और इस केस में नंबर ऑफ लाइन मान लीजिए पास हुई 10, इस सरफेस से, इस पृष्ठ से 10 लाइनें पास हो गई। मैं ये कह रहा हूं, अगर क्षेत्रफल सदिश जो आपका वैद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ले लें, तो थीटा कितना हो जाएगा, वो उधर, ये इधर, थीटा 180 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों नंबर ऑफ लाइन तो अब भी उतनी ही पास होंगी, समझने की कोशिश करिए बात को। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, और उम्मीद करता हूं टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज आप समझ सकते हो कि सर साइन लगाएं कि कॉस लगाएं। आप जरा खुद सोचो, अगर ये स्केलर घोषित कर रहे हो, इसको कह रहे हो ये अदिश राशि है क्योंकि ये नंबर ऑफ लाइन है, तो दोस्तों यहां पर कॉस लगना चाहिए, साइन नहीं। आप मैथ के स्टूडेंट हो, ई डॉट ए लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ई डॉट दो चीजों का जो अदिश गुणन है, यानी दो राशियों का, दो सदिश राशियों का जो अदिश गुणन है, यानी टू वेक्टर क्वांटिटीज का जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, वर्क डन बराबर होता है एफ डॉट डी, क्योंकि ये स्केलर है इसलिए डॉट लगाया है, तो ये हो जाएगा आपका एफ डी कॉस थीटा। इस तरीके से दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गई बात? तो कहीं पे भी अगर फाई बराबर ई डॉट ए लिखा है और एक जगह लिखा है ई क्रॉस ए, एक जगह लिखा है ई अपॉन ए, तो आप सिंपल सी बात है ई डॉट ए पे टिक करोगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको फ्लक्स का पूरा लॉजिक समझ में आ गया। एक ना क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी जो हमने पढ़ा है फाई ई पर, जो भी मैंने पढ़ाया है ई डॉट ए, दैट इज फाई ई, वैद्युत फ्लक्स ई ए होता है, ई डॉट ए होता है, और इसी से बन जाता है आपका ई ए कॉस थीटा। वैसे तो दोस्तों फॉर्मूले दोनों एक ही हैं, लेकिन कब ये वाला लगाना है इंस्टेंट, कब ये वाला लगाना है, तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए, कब ये लगाना है कब ये लगाना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या है, ये x, ये आपका y, आप इसको y ले लें, इसे ले लें, कोई भी ले सकते हैं, कोई, यहाँ पे मैंने इसे z ले लिया। अब कह रहा है एक स्क्वायर प्लेट 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लेट, ध्यान से समझिएगा, ये स्क्वायर प्लेट 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे रखा है, कौन से प्लेन में रखा है, दैट इज YZ प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन, और साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है। यहां पर कह रहा है इस प्लेट से फ्लक्स की मात्रा, यानी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, दिस प्लेट, ये पूछ रहा है। इस प्लेट की बात कर रहा है जो YZ प्लेन में रखा हुआ है, इस प्लेन की बात कर रहा है। मतलब x, देखिए x इधर है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए, x जो है आपका वो इस डायरेक्शन में है, x इस डायरेक्शन में है, y इस डायरेक्शन में है, और अगर z की बात करें तो दोस्तों z इस डायरेक्शन में है। वास्तव में z ऐसा है, आप सबको पता है ये बात। और इसको थोड़ी देर के लिए स्क्वायर प्लेट मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको वर्गाकार सतह मान लेते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा आपको, ये वैसे तो आयताकार दिख रहा होगा, पर इसको थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। और ये रखा हुआ है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, इस ऐसे रखा हुआ है, इस प्लेन में रखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है दोस्तों, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दी गई है, वो दिया है 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम, ये भी आपको दिया गया है, E = 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। I कैप से ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका जो डायरेक्शन है वो x में है, यानी लाइनें इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। और अगर आप इसका एरिया वेक्टर देखें, अगर इस सरफेस का और आपको एरिया वेक्टर देखना है, तो एरिया वेक्टर हम ऐसे लेंगे, इस तरीके से, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लेंगे, तो एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 0 डिग्री। तो फ्लक्स पूछा था, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए एंगल ये हो गया 0 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर क्या होता है, तो फाई ई = होता है दोस्तों, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, फाई ई = होता है दोस्तों
ई ए कॉस 0 डिग्री। ई की वैल्यू कितनी है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है 10 की पावर 3, एरिया कितना है 10 इंटू 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखिए। और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा ये हो जाएगा 3 और 2 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -4, फाइनली आएगा 10। कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी 10। अब यही दोस्तों मैं आपको इसकी यूनिट डायमेंशन सारी बातें समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया, और यहां पर यूनिट लिख दी जाएगी। तो दोस्तों यूनिट क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। सबको पता है कॉस थीटा का यूनिट डायमेंशन में कोई रोल नहीं होता, ठीक है। यहां पर क्योंकि कॉस थीटा साइन थीटा ये सब दो साइड का रेशियो होता है, ई ए का जो बनेगा तो ई का हो गया न्यूटन अपॉन कूलम, और इसका हो गया एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो इसकी एसआई यूनिट आप याद रखिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। एसआई यूनिट ऑफ फाई ई कितना हो जाएगा, न्यूटन, देखिए ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा। इसका डायमेंशन अगर आप बनाना चाहें तो इसका हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, न्यूटन का हो जाएगा MLT-2, एरिया का L स्क्वायर, और नीचे कूलम का AT हो जाएगा। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये सब चीजें आप खुद से आना चाहिए आपको, डायमेंशन हो जाएगा खुद से, मतलब निकालना आना चाहिए आपको। ये हो गया ये हो गया m, ये हो जाएगा आपका L³ T की पावर -3, ठीक है, A की पावर -1। तो यहां पर ये दोस्तों इसका डायमेंशन आ जाएगा, कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा, ML³ T-3 A-1 इसका डायमेंशन हो गया। मैंने आपको बता ही दिया था ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का गॉस का क्या कहना था, जरा इनकी बात भी समझ लेते हैं। गॉस साहब का क्या कहना था, तो गॉस का नाम आता है दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अब हम बात करने जा रहे हैं और गॉस का नाम ना है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई, इनका ये कहना था वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। अब जरा समझते हैं इसका एक्चुअल में इनका कहने का मतलब क्या था और ये क्यों इन्होंने कहा, इसको खुद से समझने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर यहां पर 2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है तो लाइनें निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकलती हैं, ये आपको पता है। धन आवेश से लाइनें क्या करती हैं, निकलती हैं ऐसे। अब मान लीजिए कितनी लाइनें निकल रही हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 कूलम चार्ज से कितनी लाइनें निकल रही हैं, 8 लाइन निकल रही हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं चार्ज को 4 कूलम ले लूं, चार्ज कितना ले लूं, 4 कूलम ले लूं, तो कितनी लाइनें निकलेंगी यहां से, उसका डबल लाइनें निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ लाइन, यानी बल, जो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसीलिए इन्होंने कहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। समझिएगा, हाँ यहां पर बाउंड होता है इनसाइड चार्ज क्यू इन, कुछ लोग लिखते हैं क्यू बी बाउंड चार्ज, कुछ लोग लिखते हैं इनक्लोज्ड चार्ज क्यू इन, अपनी अपनी लैंग्वेज है कि अंदर कितना चार्ज बधा हुआ है। तो सवाल यह था कहां बधा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूं, ध्यान सुनिएगा। इनका यह कहना था कि अगर कोई आवेश है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कोई आवेश है, अगर उसको किसी पृष्ठ के अंदर बंद कर दें, पृष्ठ किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, पृष्ठ किसी भी मतलब किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, बड़ा साइज का हो, छोटा साइज का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो उसके अंदर, सरफेस के अंदर कितना कुल चार्ज बधा हुआ है, बाउंड चार्ज कितना बधा हुआ है, उसके हिसाब से होगा। मतलब अगर अमाउंट ऑफ बाउंड चार्ज ज्यादा बनेगा
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा बनेगा। और उन्होंने उस काल्पनिक सतह जो अपने अंदर चार्ज बांधेगा उसका एक नाम दे दिया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह, गॉसियन पृष्ठ। तो ये एक काल्पनिक सतह होती है। अब ये क्या ड्रामा है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास, सपोज करिए हमारे पास ये बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल है। अगर मान लीजिए इसके सेंटर पर, इसके केंद्र पर मान लीजिए अगर कोई चार्ज मैं रख दूं तो वो चार्ज इस स्फेरिकल सरफेस से बंधा हुआ है। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस कहलाएगा गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसके अंदर 2 कूलम चार्ज बांध देता हूं तो उस 2 कूलम चार्ज से निकलने वाले लाइनों की संख्या, अगर आप सोचिए मैं कह रहा हूं 8 है, समझिएगा बात को, यानी 8 लाइनें इस सरफेस से ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, वो प्लस वाला निकल, यानी इस सरफेस से कितनी लाइनें लिंक हुई 8। तो फ्लक्स की मात्रा कितनी हो गई 8। अच्छा, अब मैं उसी 2 कूलम चार्ज को मैं इस स्फीयर के अंदर रख देता हूं, इसके सेंटर पर। बताइए कितनी लाइनें इस सरफेस से हिट करेंगी। सिंपल सा आंसर है, नंबर ऑफ लाइनें अब भी 8 ही रहेंगी। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो इसके साइज, देखिए ये छोटा साइज का स्फीयर, ये बड़ा साइज का स्फीयर, आप उसी 2 कूलम चार्ज को आप इसके सेंटर पे रख दें, इसके सेंटर पे रख दें, तब भी लाइनें 8 ही निकलेंगी। मतलब बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, नोट भी लिखता चल रहा हूं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सतह के, लिख लीजिएगा, गॉसियन सतह के आकार एवं उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता वैद्युत फ्लक्स। अब समझिएगा, यहां पर तो अभी आकार की बात हो रही है, देखिए ये छोटा, ये उससे बड़ा, और ये वाला उससे भी बड़ा, यानी साइज पे डिपेंड नहीं किया। अब आप जरा खुद सोचिए, उसी चार्ज को एक बार स्फीयर के अंदर बंद करें, एक बार क्यूब के अंदर बंद करें, एक बार क्यूबॉइड के अंदर बंद करें, एक बार सिलेंडर के अंदर बंद करें, यानी वही जो 2 कूलम आवेश है उसको एक बार सपोज करिए आपने एक स्फीयर के अंदर बंद कर दिया, यानी एक गोला उसके सेंटर पे रख दिया, सपोज करिए, अभी तो मैं सेंटर पे रख रहा हूं, बात को समझिए, क्यूब के सेंटर पर रख दिया मैंने, उसको क्यूबॉइड यानी घन के केंद्र पर रख दिया, घनाभ के केंद्र पर रख दिया, मैंने उसको सपोज करिए सिलेंडर यानी बेलन के सेंटर पे रख दिया, अंदर बांध दिया। हर केस में अगर चार्ज बंधा हुआ है तो फ्लक्स जो होगा वो अभी सभी केसेस में सेम रहेगा। बाउंड चार्ज कितना है इससे मतलब है, शेप क्या है, साइज क्या है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, यानी जो वैद्युत फ्लक्स है वो जो गॉसियन सतह होता है उसके आकार, उसका आकार कैसा, जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक स्फीयर हमारे पास, ये स्फीयर है, ध्यान समझिएगा, इसके सेंटर पर 2 कूलम चार्ज पॉजिटिव रखा है, और इसके भी सेंटर पर ध्यान समझिएगा, इसका भी कोई सेंटर पॉइंट होगा, ये स्फीयर नहीं है, आप समझिए, देखिए ये प्रेस्ड है, ये स्फीयर कहां है, समझिए इसको, ये स्फीयर नहीं है। अब भी अगर इसके अंदर 2 कूलम चार्ज बंधा हुआ है तो फ्लक्स की मात्रा अब भी उतनी ही होगी, क्योंकि लाइनें अब भी उतनी ही निकलेंगी, यानी शेप साइज इन पे डिपेंड नहीं करता। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, सतह के अंदर, ध्यान से समझिएगा, सतह के अंदर आवेश किस जगह रखा है इस बात से भी वैद्युत फ्लक्स नंबर ऑफ लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसके सेंटर पर चार्ज रख दें 2 कूलम का, तब मान लीजिए फ्लक्स यानी नंबर ऑफ लाइन 8 है, अगर उसको सेंटर से हटा के अंदर ही कहीं और रख दें, अंदर ही जरा इमेजिन करिए, सोचिए, अंदर ही कहीं शिफ्ट कर दें, थोड़ा इधर उधर कर दें, तब भी नंबर ऑफ लाइन 8 ही होगा। यानी फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यानी जो वैद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के अंदर आवेश की जो स्थिति है उस पर निर्भर नहीं करता, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन electric flux does not depends on shape and size हो गया, does not depends on location of charge inside the Gaussian surface। लिख लीजिएगा हिंदी में कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के अंदर जो रखा हुआ आवेश है उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। सेंटर पर रखा हो, सेंटर से इधर उधर रखा हो, लेकिन हाँ रखा होना चाहिए, अंदर बंधा होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया बाउंड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझने की अगर कोशिश करोगे तो मजा आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस बार एप्सिलॉन नॉट नहीं है, इस बार है फाई। अगर आप देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई नॉट। क्यों ऐसा आप खुद सोचिए। मैंने बताया था जब दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इनके बीच की डिस्टेंस है r। अभी यहां पर मान लीजिए है वैक्यूम, यानी निर्वात है, हवा है, तो फोर्स कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब आप जरा सोचिए, इसको ऐसे माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है, तो ऐसे केसेस में यहां पर एक K मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था कि वहां ऐसे में फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ये जो फोर्स की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा वैक्यूम में लगती है। ये भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वैक्यूम एयर दोनों के लिए एक ही कैलकुलेशन है। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दो चार्ज कैसे फोर्स लगाते हैं, ये अपना फील्ड बनाएगा, वो अपना फील्ड बनाएगा, यानी ये अपना लाइन निकालेगा, प्लस है तो अगर ये प्लस है तो ये अपना लाइन निकालेगा, वो प्लस है वो अपना लाइन निकालेगा। दोनों लाइन में दोनों जब दोनों चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं तब फोर्स लगता है। और लाइनों की संख्या जितनी ज्यादा लिंक होंगी एक दूसरे से, फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और ऐसे में फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम वैक्यूम के अलावा कोई और माध्यम लेके आते हैं तो जो माध्यम है ना वो इनके लाइनों को कम कर देता है, इसीलिए फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो इसके आसपास आ गया ना, तो क्या होगा कि फाई जो होगा, नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी वो कम हो जाएंगे। इसीलिए यहां पर हम प्रॉपर अगर लिखना चाहें, हवा के अलावा कोई और माध्यम, मतलब समझिए जैसे मान लीजिए इसके सेंटर पर चार्ज रखा है और अंदर अभी क्या है सरफेस, ये सरफेस अंदर क्या है एयर है, तो मीडियम उस चार्ज के आसपास एयर है, तब तो आप एप्सिलॉन नॉट लगाओगे। मैं कह रहा हूं अगर अंदर सपोज करिए वाटर भर दिया जाए और सेंटर पर चार्ज रख दिया जाए, जरा सोचिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा। माध्यम आ गया, लाइनों को कम कर देगा। इसीलिए यहां पर प्रॉपर लिखा जाना चाहिए K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। उल्टा रिलेशन है। और फ्लक्स का बाउंड चार्ज के साथ रिलेशन आपको मैंने समझा ही दिया, क्यू भी। जब दोनों को मिलाएंगे तो फाई ई बनेगा बाउंड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का कहना था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस, व्हाट इज गॉसियन सरफेस, विच बाउंड द चार्ज इनसाइड इट, जो अपने अंदर चार्ज बाउंड कर ले, जो अपने अंदर चार्ज को बद्ध कर ले, तो बद्ध चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द बाउंड चार्ज, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, इतना गुना। ये है आप गॉस का कहना। समझ में आ गई बात। तो बाउंड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स ओके। अब आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये समझिएगा, ये मान लीजिए इस देखिए, इसको मैं समझाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ बनाया, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए समझिए कि ये है आपका हेमीस्फीयर, अर्धगोला, ये आधा गोला है, ये इस हिस्से को देखिए आप, ये आधा गोला है। अगर बताइए इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है, जैसे यहां पे मैं बना देता हूं, ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये हेमीस्फीयर है, यहां पर एक चार्ज क्यों रखा है। अगर आपसे कह दे कि इसके ये जो सरफेस है, इससे कितनी लाइनें, नंबर ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ये जो सरफेस है जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये मार्कर ऐसे, ये सरफेस है, तो क्या चार्ज आपका बाउंड है अगर चार्ज यहां रखा होगा? आंसर नो। अगर आप यहां चार्ज रखे हो तो चार्ज बाउंड है। अगर चार्ज यहां रख दिया तो मैं इसको बाउंड कैसे करूंगा? मैं पूरा बाउंड करने के लिए एक इसी का आधा हिस्सा और लाऊंगा और चार्ज हमारा हो गया बाउंड, यानी जो चार्ज हमारा है वो क्या हो गया? बाउंड।
अब कुल बाउंड चार्ज कितना बना, Q डिवाइड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज है, फ्लक्स है। ये फ्लक्स दो बराबर सतह एरिया वाले हैं, मतलब ये पूरा मिला के इतना है, लेकिन मुझसे तो आधे का पूछा था, तो आधे का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। इस हाफ सरफेस से, इस पूरे स्फीयर के हाफ सरफेस से पूछा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन। मान लीजिए ये स्क्वायर प्लेट है, मतलब ये वर्गाकार एक सतह है, ठीक है, एक प्लेट है। सपोज करिए, वैसे तो ये रेक्टेंगल लग रहा है, पर इसको मैं स्क्वायर लेता हूं। 10 बाई 10 का है, आप 10 बाई 10 का ले लिया, आप कुछ भी साइज का ले सकते हो, क्योंकि अभी बताया मैंने फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज, ठीक है। अब इसके ये 10 10 10, ठीक है, इसके सेंटर से, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक आवेश यहां पर रखा हुआ है, ठीक है, यहां पे आवेश रखा है। तो कह रहा है इस आवेश से जो लाइनें निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी, हर तरफ निकलेंगी, इस प्लेट से 10 बाई 10 के प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा, अगर चार्ज का अमाउंट Q है, तो यहां पर रखा हुआ आवेश Q है, तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको बाउंड करना है। अब बाउंड करने के तो तरीके ये हैं, ऐसे एक स्फीयर ला के रख दो, पर इससे सिमेट्रिकल फिगर नहीं बनेगा और कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर। रखने को तो रख सकते हो, बाउंड करना है बहुत तरीके, लेकिन सिमेट्रिकल सोचना है हमें, मतलब एक सममितता का आधार समझना है, जिससे कि मैथ लगाने में दिक्कत ना आए। तो मैं क्या करूंगा, इसी तरीके का 5 प्लेट और लेके आऊंगा 10 बाई 10 के, एक इधर लगा दूंगा, मैं एक इधर लगा दूंगा, एक इधर लगाऊंगा, इधर लगा दूंगा, एक इसके ऊपर लगा दूंगा। अब आप जरा सोचिए कि वो जो चार्ज है वो कहां पहुंच गया, वो इस क्यूब के अंदर सेंटर पर पहुंच गया और पूरा चार्ज बाउंड हो गया। चार्ज कितना है, Q, बाउंड चार्ज Q है, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कुल फ्लक्स हो गया। अब ये जो फ्लक्स है वो 6 फेस को पार करेगा, और 6 के 6 फेस जो है, 6 के 6 जो फलक हैं, 6 के 6 जो फलक हैं उसके, यानी जो फेसेस हैं, 6 के 6 फेसेस का एरिया सेम है। तो टोटल कितना बनेगा, तो टोटल तो बनेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट अब भी, और एक फेस से कितना आएगा, 6 हिस्से बनेंगे, तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा ऐसे में। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, देखिए जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, एक सरफेस S1 है और एक सरफेस S2 है, यहां पर चार्ज है प्लस का Q1 और यहां पर चार्ज है प्लस का Q2। आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की मात्रा S1 सरफेस से बताओ और वैद्युत फ्लक्स की मात्रा बताओ S2 सरफेस से, S2 सरफेस S1 दोनों से फ्लक्स बताना। तो इस सरफेस में कितना चार्ज बाउंड है, तो केवल Q1 है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बात खत्म। इसमें कितना चार्ज बाउंड है, S2 में, तो S2 में तो Q2 तो है ही है, Q1 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप जरा मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक डायपोल अगर किसी सरफेस के अंदर बंद है तो वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, आंसर होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में, ध्यान से समझिएगा, कोई एक मैंने सरफेस ले लिया, इसके ये गॉसियन सतह है, ठीक है, ये 3D होता है, गॉसियन सरफेस 3D होता है, ध्यान रखिएगा, एक चार्ज माइनस और एक चार्ज, डायपोल में तो एक पूरा एक प्लस माइनस का सेट आएगा। अब बाउंड चार्ज कितना बनेगा, खुद ही सोचो। तो चार्ज मैंने बताया था डायरेक्ट जुड़ता है साइन के साथ, तो ये ऐड होके बाउंड चार्ज 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकली कितना आएगा, बाउंड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये आएगा 0। इसका मतलब क्या है, इसका अगर किसी सतह से बद्ध फ्लक्स 0 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है फ्लक्स, बद्ध फ्लक्स अगर 0 है तो दो बातें हो सकती हैं, हो सकता है चार्ज ही ना हो, या हो सकता है अगर चार्ज हो तो वो डायपोल के फॉर्म में होगा, यानी द्विध्रुव के रूप में होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बनाया जाता है कि अगर किसी पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स 0 है तो क्या उसके अंदर आवेश नहीं होगा, होगा, कुछ कह नहीं सकते, डायपोल भी हो सकता है, नेट चार्ज 0 बन गया इसलिए फ्लक्स 0 आ रहा है, चार्ज तो है ना, एक माइनस है एक प्लस है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं एक मैथमेटिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक मैथमेटिक्स है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब मान लीजिए, सपोज करिए कोई चार्ज है प्लस का Q, और इस चार्ज को मैंने एक गॉसियन सरफेस के अंदर बंद कर दिया। ये है आपका 3D सरफेस। ये कैसा सरफेस है, 3D सरफेस है, गॉसियन सरफेस जो कि 3D सरफेस, गॉसियन सतह। मैंने क्या किया,
इस पर एक छोटा सा ना यहाँ पर एक एरिया काट लिया, छोटा सा एरिया, और छोटा सा एरिया जो होगा उसको ए नहीं लिखा जाएगा, डी ए लिखा जाएगा। और मान लीजिए इस प्लस के वजह से, इस प्लस के वजह से इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ई वेक्टर इधर है और दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। तो इतने छोटे से एरिया से फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, डी फाई ई। फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, डी फाई ई, क्योंकि बड़ा फ्लक्स फाई ई लिखते हैं, छोटा फ्लक्स डी फाई ई लिख देंगे मैथ की भाषा में। तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अगर मुझे पूरे सरफेस का फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स यानी कुल फ्लक्स चाहिए, कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स चाहिए अगर आपको, तो फाई ई करना जो है, ये छोटे छोटे एरिया के जो फ्लक्स हैं उन सब को क्या करना पड़ेगा, उन सब को देखिए छोटे छोटे जितनी फ्लक्स हैं डी फाई, इन सब को जोड़ना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। किस पर, इस पूरे सरफेस पर, वो भी ये क्लोज्ड सरफेस एस पर। कुछ लोग इसको सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई भी पढ़ते हैं, पृष्ठीय अवकलन, और कुछ लोग इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करें, कुछ लोग इसको ऐसे भी समझते हैं, सब जने इसको बात को समझने की कोशिश करें, ये ई डॉट डी ए, इन दोनों का मतलब एक ही है। पहले आप समझिए क्यों मैंने इसके जगह पर ये लिख दिया, आप खुद सोचिए। देखिए पहले आप तो ये समझिए, आप ये ऐसे समझिए, पहले आप ऐसे ये लिख दिया, और डी फाई हमको पता है, यहां से फर्स्ट इक्वेशन इसको बना लें तो डी फाई क्या निकल के आएगा, यहाँ पर फाई ई बराबर